खेल के मैदान से के लेटेस्ट एडिशन में खैर मकदम, मैं हूं हुमायूं और मिल रहे हैं सच्चू रेडियो एक्चुअली यूट्यूब चैनल पे आप और हम। और भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान 2 वनडे इंटरनेशनल हो गए, उनकी बात करेंगे थोड़ी देर में और तफसीलन बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट में अपहीवल्स जारी हैं, स्पेकुलेशंस जारी हैं, हो तो कुछ नहीं रहा, ये आएगा वो जाएगा ये खेलेगा, कुछ हो नहीं रहा है, ऐसे पता तो चल नहीं रहा है। यहाँ से सरफराज खान की रन मशीन जारी है, रन बना रहे हैं लगातार। और उनके जो बॉम्बे के कोच हैं, पुराने कैप्टन थे मुंबई के, तब बॉम्बे के थे वो, मिलिंद रेगे, उनने कहा है कि उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए प्रेस में जो उनने कहा है। उनने एक बात कही थी कि मुझे महसूस हुआ मैं भी इंसान हूं, मेरे पास भी जज्बात है। 15 में तो वो आ सकते हैं, 11 में ना आए, इन्हें टीम की थिंकिंग में वो हैं। तो मिलिंद रेगे की बात मुझे समझ नहीं आई, उनने किसी के खिलाफ तो कुछ बोला नहीं। और फिर कहा कि मैंने अपने वालिद को, नौशाद साहब को बुलाया था कुछ कोचिंग के लिए, तो लोगों ने कहा मुल मुजुमदार इनके कोच हैं, वो क्या सिखाएगा इनको। उनकी जिंदगी भर कोच फादर ही रहे हैं उनके, वो उनको बेहतर जानते हैं मुल मुजुमदार से। गवास्कर ने इस हवाले से एक बात कही है, बस उतनी ही बात करूंगा। इफ यू आर लुकिंग फॉर ओनली स्लिम एंड ट्रिम गाइज, देन गो टू अ फैशन शो एंड फाइंड सम अदर मॉडल्स, गिव देम अ बैट एंड अ बॉल इन देयर हैंड्स and then improve them. इन सेलेक्टर्स को शायद लगता है, कुछ लोगों को ये भारी भरकम है, पेट नहीं निकला, अनफिट नहीं है। जो 300 250 की इनिंग खेले वो अनफिट तो हो नहीं सकता। उसी पे गवास्कर ने बात की, फिर ट्रिम स्लिम मॉडल ढूंढिए अगर आपको दिखता है ये कुछ ज्यादा तगड़ा है, ये रन बना रहा है, अच्छा खेल रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम है इसको टीम में नहीं लेने से। प्रॉब्लम ये इंडियन क्रिकेट में है और रहेंगी। संजू सैमसन का केस आपके सामने है, हाउ ही इज बीइंग सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड। एक मैच बाहर, दूसरा मैच अंदर, एक टीम में है दूसरी में नहीं है, खेलें तो कीपिंग ईशान किशन करेगा। मुंबई इंडियंस के ईशान किशन को इतने मौके मिले कि एक डबल सेंचुरी बना ही ली उनने ले दे के। फिर एक और है अभिमन्यु ईश्वरन है, वो इस वक्त बंगाल में खेलते हैं, नॉन स्टॉप स्कोर करते हैं एज ओपनर। कई बार इंडियन 15 में आए, 11 में कभी दाखिल नहीं हुए, जब सारे ओपनर जख्मी थे तब भी मौका नहीं मिला। शुभमन गिल अच्छा खेल रहे हैं लेकिन मौके मिले तब अच्छा खेल रहे हैं, उस शख्स को नहीं मिला मौका। तो ये तो चलता रहता है इंडियन क्रिकेट में और आगे भी चलता रहेगा। आज गैरेथ बेल की भी बात करेंगे जो हाल ही में रिटायर हुए, वेल्स की एक कदावर शख्सियत और फुटबॉल की एक बहुत बड़ी शख्सियत है वो। थोड़ी देर में मेल भी लेंगे, लेकिन आगे बढ़ेंगे हम प्रोग्राम में और बात करेंगे इंडिया की और न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज की, जिसमें रायपुर में 8 विकेट से हरा के इंडिया ने सीरीज जीत ली। नंबर 1 टीम है दुनिया की न्यूजीलैंड, कितनी देर रहेगी अब ये पता नहीं है। और थोड़ा सा कुछ था विकेट में, रिस्पांस था फास्ट बॉलर्स के लिए, तो बैट्समैन हिल गए। और ये वो बैट्समैन है जो ऐसे विकेटों पे खेलते हैं। तो दाद दीजिए शमी की, जिसने शुरू में झटके दी, और सिराज की, और उसके बाद टीम उठ नहीं पाई। 15 पे 5 थे 10.3 ओवर्स में न्यूजीलैंड के। और फिर रिकवरी क्या होती, आप बताइए कितनी रिकवरी एक टीम कर सकती है। और शमी ने 3 विकेट 18 रन देके मैन ऑफ द मैच। सिराज ने 6 ओवर में 10 रन 1 विकेट। ये वही सिराज है जिसने पिछले मैच में 4 विकेट लिए थे। और यही सिराज हैं जिनके बारे में कुछ लोगों ने यहाँ कहा था कि सीधी बॉलिंग करते हैं, 1-2 सीजन के बाद नहीं चलेंगे, इनको बॉलिंग आती ही नहीं है। जबकि पहली सीरीज में 3 टेस्ट में 13 विकेट लिए थे ऑस्ट्रेलिया में। और ऐसी बात शार्दुल ठाकुर के बारे में लोगों ने कही थी यहाँ के वो जे&के के क्लब में सिलेक्ट नहीं होंगे, लेकिन ऐन मौके पे जब उनको बॉलिंग मिलती है तो वो कुछ करते हैं, बैटिंग मिलती है तो भी कुछ कर जाते हैं क्रूशल मोमेंट्स पे। उसके बाद तो वॉक इन द पार्क का, रोहित शर्मा ने बहुत देर बार 50 बनाए, 35-40 बनाते हैं, विकेट थ्रो करते हैं, एक बार 50 बनाए। और शुभमन गिल नॉट आउट रहे 40 रन पे। देयर वाज नॉट मच टू डू फॉर न्यूजीलैंड बॉलर्स। इससे पहले थोड़ी सी बात करूंगा पहले वनडे इंटरनेशनल की। न्यूजीलैंड को क्या हुआ, इन्हें पाकिस्तान को पाकिस्तान में पीटा, बैटिंग विकेट थे वो। और पाकिस्तान की टीम के बाहर जो टर्मोइल था वो उसने टीम में अंदर इफेक्ट किया। और आज हमें पता चला कि शाहिद अफरीदी कह रहे हैं मैंने तो वाइस कैप्टन बनाया नहीं शान मसूद को, मुझे तो पूछा ही नहीं, वो तो 11 में नहीं आता है, तो वाइस कैप्टन कैसे बनेगा। एक वो बात। दूसरा, केन विलियमसन और साउदी छोड़ के चले गए, मैट हेनरी नहीं, कुछ और प्लेयर। तो लेथम को टीम दे दी, घड़ी आपका कैप्टन छोड़ के चला जाए, टॉप प्लेयर छोड़ के चला जाए, फिर लेथम के हवाले टीम की जाती है। हाउ लॉन्ग कैन ही कैरी लाइक दैट। असर पड़ता है टीम पे। आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम इंडियन परफॉर्मेंस, लेकिन न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस वो नहीं है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। पहले मैच में ह्यूज टोटल है इंडिया का, उसमें से 349 में से 208 तो शुभमन गिल के हैं, 45 पे लेथम उनका स्टंपर कैच छोड़ देते हैं।
अब इंडिया का ये टोटल बना कैसे, जब एक ही प्लेयर ने ज्यादा रन बनाए। एक तो उन्होंने 145 रन में 208 बनाए, और पहले विकेट के लिए 60 पार्टनरशिप, चौथे के लिए 65, पांचवें के लिए 74, छठे के लिए 43 रन। छोटी छोटी और अच्छी पार्टनरशिप बनती रही, इसलिए 349 का स्कोर हुआ। अब फिर जब बारी आई न्यूजीलैंड की, सिराज ने विकेट ले लिया शुरू में एज यूजुअल, जो आजकल काफी विकेट लेते हैं और क्विकली लेते हैं, और 131 पे 6 था न्यूजीलैंड 28.4 ओवर में। दे वर सिंपली आउट ऑफ द गेम। वो वापस आए गेम में सेंटनर और ब्रेसवेल के थ्रू, और कुछ रोहित शर्मा ने आने भी दिया उनको वापस, क्योंकि जब ऐसा प्रेशर आता है ही लुक्स कंफ्यूज्ड, और हर चौके पे हर रन पे भी टारगेट बहुत दूर है, वो रिएक्शन बहुत देते हैं, और जो प्लेजेंट नहीं होता है टीम के लिए। नेक्स्ट 17 ओवर में सेंटनर और ब्रेसवेल ने 162 रन बनाए। ब्रेसवेल ने एक इनिंग्स ऑफ लाइफ टाइम खेली थी, उनने 78 बॉलों में 140 रन, और सेंटनर ने 40 बॉलों में 57 रन, और बाद में इंडिया जीत गया। और मैं कई बार कह चुका हूं, ऑल दीज क्लोज मैचेस इंडिया एंड्स अप विनिंग, हर वक्त यही होता है। वो शार्दुल ठाकुर जिसने 5 ओवर में 13 रन दिए थे, अगर आप देखेंगे अगले 2 ओवर में उनको कितने रन पड़ते हैं, 2.3 ओवर में शायद 47 रन, लेकिन एन मौके पे ब्रेसवेल का विकेट ले जाते हैं। सो समबडी डज समथिंग व्हिच इन प्रेशर सिचुएशन टेक्स इंडिया टू विक्ट्री, और ये बड़ा अच्छा साइन होता है टीम के लिए। न्यूजीलैंड माइट हैव टू चेंज द टीम, शिप लेने लगते हैं इस लेवल के। सोडी ने पहला मैच नहीं खेला, एक वाज अ ब्लंडर, और ब्रेसवेल बाहर बॉलर बैठे हैं। फिन एलन इज टोटली आउट ऑफ सॉर्ट्स, जो इवन मिचेल बॉलिंग में तो कुछ कर रहे हैं, बैटिंग कर नहीं पा रहे हैं, उनको खेलना होगा। और साथ में हो सकता है इंडियन टीम भी कुछ रिजर्व्स में से प्लेयर को ले आए, और कुलदीप यादव को कंसिस्टेंटली खिलाएंगे तो अच्छा खेलेंगे। और शमी की बात करूंगा यहाँ, वो आ रहे थे ले ऑफ के बाद, इंजरी के बाद, और सिलेक्टर्स या टीम की दाद दीजिए, उनको कंसिस्टेंटली खिला रहे हैं। वो जितना ज्यादा खेलते हैं, हमने उनकी पहले भी देखा है, वो उतना इंप्रूव करते हैं, वो उतने डेंजरस होते जाते हैं, इतनी रिदम उनकी बढ़ती जाती है। और इस प्रिटी लीडर टेस्ट में तो आई और वनडे में भी। मेल की बात मैंने कही थी, पहली मेल जो वाजिद गुलजार की मेल लेंगे हम। और वाजिद गुलजार पूछते हैं साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या कोचिंग क्या होती है क्रिकेट में। हमने देखा है कि ऑर्डिनरी टीम को किसी कोच ने आसमान पे पहुंचा दिया, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीमें जैसे इंडिया की 2007 के वर्ल्ड कप में थी, उनको ग्रेग चैपल ने गिरा दिया, जबकि एक से बढ़ के एक खिलाड़ी था उसमें। आपने लिखा है लक्ष्मण ने कभी वर्ल्ड कप नहीं खेला। आगे आप लिखते हैं कि उन्हें इरफान पठान का करियर खत्म किया, ये भी गलत है। वो धोनी के होकर धीरे धीरे फिजल आउट हो गए, सम हिज ओन डूइंग एज वेल। और ये आप पूछते हैं कि कोच की प्रेजेंस से टीम पे क्या असर पड़ता है। देखिए, कोच जो है, मैं बारहा कह चुका हूं क्रिकेट में, ये फुटबॉल की तरह इसकी मर्जी से टीम सेलेक्ट नहीं होती है। इसका काम है टीम को इकट्ठे करना, पुट देम टुगेदर, एक उनको एनवायरनमेंट देनी जिसमें वो एक्सेल करना चाहें और खुश रहें। ये ग्रेग चैपल नहीं दे पाए। और जब वो कोच अनाउंस हुए थे, मैं रेडियो पे प्रोग्राम करता था, मैंने कहा ये गलत डिसीजन है। देन एंड देयर, वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, वो अपने तकाजों और अपनी लेवल पे खिलाड़ियों को देखना चाहते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन, अब लोगों को पता नहीं है तो वो अलग बात है, द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट हैज सीन। तो इसीलिए वो थोड़े हेड स्ट्रांग भी हैं और ईगो भी है, और यही हो गया उनके साथ। लेकिन एक ऑर्डिनरी टीम को कोच वर्ल्ड चैंपियन नहीं बना सकता है। खिलाड़ियों में कुछ होता है, वो सही चीजें टैप करता है। सबसे बड़ा केस जो है वटमोर और रणथुंगा का है। यू नीड अ गुड कैप्टन, एन इंटेलिजेंट कैप्टन whom team loves, then a coach will succeed। और कैप्टन की चलती है क्रिकेट में, कोच की नहीं चलती, ये मान ले। जहां कैप्टन स्ट्रांग था वहां कोच कामयाब रहा। इंतखाब वाले में इमरान खान एंड जावेद मियांदाद बहुत कामयाब, अजरुद्दीन एंड वाडेकर बहुत कामयाब, डंकन फ्लेचर, माइकल वॉन और नासिर हुसैन बहुत कामयाब। और रिसेंट पास्ट में अगर आप देखेंगे, जॉन राइट और गांगुली, क्या कॉम्बिनेशन बनी थी उनकी। और उसने इंडियन क्रिकेट का माइंडसेट चेंज किया।
और कहीं लाइमलाइट में राइट नहीं थे। उन्हें गांगुली को आगे रखा फॉर एवरीथिंग, काम उन्होंने किया। अब आप देख लीजिए बैड एग्जांपल्स, सिल्वरवुड और जो रूट, दोनों को पता नहीं था वो क्या कर रहे हैं और क्या चाहते हैं। दोनों इस काम के लिए नहीं बने थे। उनमें से वो दो जाते हैं, टीम वही है। आज इंग्लैंड की टीम का क्या हाल है, आप देखिए कहां से कहां पहुंच गई। अब आप कहेंगे कि लिमिटेड ओवर्स में तो सिल्वरवुड के वक्त भी अच्छा खेला, वो मॉर्गन की चलती थी, वहां रूट जैसा डोसाइल कैप्टन नहीं था। इसीलिए कैप्टन और कोच मिलके, अगर कोच में ये कैपेबिलिटी है जैसे बॉबी सिम्पसन में थी, डेसिमेटेड ऑस्ट्रेलिया, मैचेस 5-0 और 4-0 हार रहे, जिस मुल्क में जाते हारते। और मैं कहता था बॉर्डर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे एज कैप्टन के, सबसे ज्यादा मैच उनने हारे हैं दुनिया में। बॉबी सिम्पसन उनको मोल्ड करते हैं, 87 का आलमी कप जीतते हैं और धीरे धीरे वर्ल्ड बीटर बन जाती है टीम। तो ये कैलिबर है दोनों का। और मैंने फिर कहा, जो ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा बनाता है और फेयर चांस देता है और एनकरेज करता है प्लेयरों को, वो कुछ कामयाब रहता है। दैट्स ऑल। क्योंकि ह्यूमन बींग्स के साथ डील करना है, यहां जो रिसोर्स मटेरियल है वो इंसान है, वो बैट बॉल लकड़ी पैड नहीं है, a thinking emotional person you are dealing with, so you have to behave like that, the coach. अब अगला मेल शेख फयाज पिंडीनाथ राल से कहते हैं कि क्या लगता नहीं है कि पैसे को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं आज के बॉलर एक प्रलॉन्ग करियर से ज्यादा। अगर वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट खेलें तो कितना बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंजरीज और फिटनेस के इशू हो रहे हैं बॉलर्स के। और आगे ये लिखते हैं कि वो पाकिस्तान की पोर परफॉर्मेंस रही, लोग सोच रहे थे 3-0 न्यूजीलैंड को हराएंगे, लेकिन वनडे सीरीज में ऐसा कुछ नहीं हुआ। न्यूजीलैंड वनडे की नंबर 1 टीम है दुनिया की। ये श्रीलंका के साथ मैच नहीं था, बांग्लादेश के और जिम्बाब्वे के साथ नहीं था, और वो भी हरा सकते हैं किसी टीम को, ऐसी बात नहीं है। न्यूजीलैंड के साथ मैचेस थे, पहली बात। दूसरी बात, आप कहते हैं सिंगल फॉर्मेट खेले बॉलर तो करियर प्रलॉन्ग कर सकता है, आप वही कर रहे हैं। दे आर पिकिंग एंड चूजिंग। मगर इसमें एक खास बात है, 30 साल के बाद ये पिक एंड चूज वो शुरू करते हैं, जब लगता है कि तीनों फॉर्मेट में नहीं खेल पाएंगे। ट्रेंट बोल्ट को देख लीजिए, सिर्फ T20 खेल रहे हैं अब। टेस्ट के वनडे के दोनों के अच्छे बॉलर थे, लेकिन समझा शायद वर्कलोड बॉडी न ले पाए, तो अब वो T20 खेलेंगे। जेम्स एंडरसन को देखिए, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। देखिए इंग्लैंड उनको इस्तेमाल कैसे करता है। जहां स्विंगिंग एंड सीमिंग कंडीशन है उस मैच में वो खेलते हैं, जहां नहीं है उनको रेस्ट दिया जाता है, दूसरे बॉलर को खिलाया जाता है जिसके पास स्पीड ज्यादा है। और यहां ये बात सामने इसलिए आई होगी शाहीन अफरीदी और बुमराह की वजह से। मुल्क के लिए तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, अंडर स्ट्रेस है, फिर लीग्स भी खेलनी है और स्ट्रेस बढ़ता है। लेकिन आप रोक भी नहीं सकते किसी प्लेयर को अपने प्राइम में। वो हर जगह अपने आप को साबित करना चाहता है एक, और वो अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है फाइनेंशियली भी, तो उस जगह उसकी मजबूरी भी है। जावेद रसूल खान का मेल है, ये कहते हैं कि क्रिकेटर्स आर मोस्ट, पार्डन माय लैंग्वेज, कवर्ड स्पीशीज इन द वर्ल्ड। आगे ये कहते हैं कि वो किसी चीज पे दुनिया में जो हो रही हो कोई स्टैंड नहीं लेते हैं और कभी किसी की बात नहीं करते हैं। और इनने पिछली मरतबा हमने मोहम्मद अली की बात की थी, कहा है कि वो ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्समैन सिर्फ इसलिए नहीं था कि उन्हें रिंग में कमाल किया, उन्हें ही टुक अ स्टैंड अगेंस्ट सर्टेन थिंग्स इन लाइफ जिससे लोगों को फायदा हुआ, जो उनको पर्सनल फायदा नहीं था, और उस पर डटे रहे। इसलिए ये कहते हैं, मेरी ओपिनियन में मुझे लगता है he had nerves of steel and he had a very sharp brain as well. It was very witty and very wise also. तो ये कहते हैं मेरी पर्सनल ओपिनियन है, सही भी हो सकती है, गलत भी। आपकी ओपिनियन बिल्कुल सही है। क्रिकेटर्स हार्डली टेक एनी स्टैंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। कहीं कहीं कोई बाहर है तो मगर कोई नहीं खास। फुटबॉलर्स डू टेक अ स्टैंड। हकीकत यह है कि क्रिकेटर्स की ज्यादातर दुनिया में फैन फॉलोइंग है उनके खेल की वजह से। वो अच्छा खेलते हैं, लोग उनकी दाद देते हैं, और फिर जब बुरा खेले डांट भी देते हैं। लेकिन जो फुटबॉलर्स हैं और कुछ और स्पोर्ट्समैन हैं, वो मैदान के बाहर हर दिल अजीज हैं, सिर्फ खेल के लिए नहीं कि मैंने 5 गोल किए और 4 रोके, मैंने 2 सेंचुरियां बनाई और 3 विकेट लिए, नहीं। जो वो खुद है उसके लिए इट डिफाइन्स देयर कैरेक्टर। और क्रिकेट प्लेयर का आज तक हम ढूंढते ही रह गए। मगर एक बात बताऊंगा आपको, सोमरसेट में खेलते थे इयन बोथम, और उनके साथ खेलते थे जोल गार्नर और विवियन रिचर्ड्स। उस जमाने में रेबल टूर्स हुआ करते थे, साउथ अफ्रीका कोई टीम नहीं जाती थी, फिर कुछ स्पॉन्सर आते थे, वो करोड़ों रुपए लोगों को देते थे, आओ एक वर्ल्ड 11 बनाएंगे जो साउथ अफ्रीका में उन लोगों के साथ खेलेगी, वो भी दुनिया के प्लेयरों को अपने मुल्क में खेलता देखेंगे। बड़ी स्पॉन्सरशिप हो जाती थी उसकी। तो मगर
सबसे बड़ा ऑफर जो मिला था पैसे का वो इयन बोथम को मिला था कि तुम आओ साउथ अफ्रीका में रेबल टीम के साथ खेलो, तुम्हारी जिंदगी समझ जाएगी, इतना पैसा कमाएगा। उन्होंने कहा मैं जाऊंगा, पैसा मिलेगा, 2 साल का बैन लगेगा, फिर आ जाऊंगा या 3 साल का खेलने, मुझे उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन जब मैं वहां से खेल के आऊंगा साउथ अफ्रीका में जहां टोटल रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, तो मैं विवियन रिचर्ड्स और जोएल गार्नर से नजरें कैसे मिलाऊंगा समरसेट की टीम में? मैं उनकी तरफ देख कैसे पाऊंगा? मैं नहीं देख पाऊंगा, मैं एकदम शर्मिंदा हो जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे खिलाड़ी पैदा हुए हैं। ये गांव मुख्तालिब इल्म आगे कहते हैं फीलिंग बैड फॉर सरफराज खान नाउ हैज अ चांस इन आईपीएल। जबकि पंत नहीं खेल रहे हैं, शोकेस अपनी कैपेबिलिटीज करें। देखिए पंत कीपिंग करते हैं, कीपिंग नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब इनको खिलाया जाता है किसी आईपीएल टीम में तो इनको भेजा जाता है 7वें नंबर पे। 5 बॉलें हैं, 7 बॉलें हैं, इसमें तुम तूफान करके दिखाओ। फिर अगर 20 रन बनाते हैं अगले 4 मैच में नहीं खेलते हैं। ही वॉज नेवर गिवन अ फेयर चांस इन आईपीएल। आगे लिखते कि आप मुझे समझ आता है आप डिसएग्री क्यों करते हैं जब 80 और 90 की दहाई के प्लेयरों को आज के प्लेयरों के साथ कंपेयर किया जाता है। और देखिए मैं डिसएग्री नहीं करता हूं, आज के प्लेयर भी अच्छे हैं, लेकिन कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है 60s और 50s के प्लेयर्स का भी पॉसिबल नहीं है। हमारा नजरिया इतना तंग है, इतना कम हम जानते हैं कि हमने 4 प्लेयर को देखा, एक ने 50 बनाए, ग्रेटेस्ट 50 एवर मेड, एक ने स्पेल की 2 विकेट लिए, बेस्ट स्पेल एवर बोल्ड इन क्रिकेट, और सारे फिर कंग्रेचुलेशंस, फिर लाइक, फिर तारीफें शुरू। आप में से किसी ने तो मॉरिस स्टेट को बॉलिंग करते देखा है, एलिक बेट्सर को, स्टेथम को देखा है, ट्रूमैन को देखा है, विनू मनकड़ को देखा है बॉलिंग करते, आप लोगों ने नहीं देखा ना। फजल महमूद को देखा है किसी ने, वैस हॉल को देखा है हम में से किसी ने, ग्रिमिट को देखा है, हमें नहीं पता है, लेकिन हम मानने को तैयार ही नहीं, इनसे बड़े प्लेयर पैदा नहीं हुए, इससे मुझे इख्तलाफ है। और ये कहते हैं आगे, मैं इसी से रिलेटेड बात है, तो मैं ये बात इसलिए कहता हूँ जब मैं डिविलियर्स के साथ कंपेयर करते लोगों को देखते हैं, सूर्य कुमार यादव को, ठीक है, कंपैरिजन है जिस तरह के वो शॉट्स खेलते हैं, सूर्य कुमार यादव, डिविलियर्स भी इस तरह के शॉट खेलते थे उसमें। डिविलियर्स एक ऐसा शख्स है जिसकी टेस्ट में 50 से ऊपर एवरेज है, वनडे में 50 से ऊपर एवरेज है, फास्टेस्ट 100 है वनडे में, बहुत कुछ है, बहुत साल उनने अपने आप को साबित किया है। ये बिल्कुल नए हैं, इनको उनसे कंपेयर नहीं किया जा सकता। वो 10 साल चलते रहे, 12 साल चलते रहे, ये बहुत लेट आए टीम में, जबकि डिजर्व करते थे बहुत पहले आना। जब ये केकेआर में थे तब भी अच्छा खेलते थे सूर्य कुमार यादव, लेकिन जब तक मुंबई इंडियंस में नहीं आए इनको टीम में नहीं लाया गया मुस्तकिल तौर पे। ये कुछ सिस्टम ही है आजकल इंडियन क्रिकेट का। तो इनके शॉट वगैरह सिलेक्शन तरीके को कहते हैं, बाकी देयर इज नो कंपैरिजन। मोहम्मद कुमार कहते हैं कि सरफराज खान को सूर्य कुमार यादव के बदले क्यों नहीं इंडियन टीम में सिलेक्ट किया जाता है। हम ये छोड़ दें, हमने ये गलत एंगल पकड़ लिया कि सूर्य कुमार यादव का कोई कसूर है, वो टीम में है, सरफराज खान इनकी जगह होने चाहिए। उनको किसी की जगह नहीं चाहिए, वो खुद 3-4 साल से इस फॉर्म में कि वो टीम में डिजर्व करते हैं होना, नॉट इन प्लेस ऑफ एनीबॉडी एल्स। और यादव ने भी कहाँ खेलना है, इनको कहाँ 11 में खिलाया जाएगा। और एक और बात ये कि कुछ पुराने क्रिकेटर्स, कुछ मीडिया, कुछ सोशल मीडिया के हमारे पहलवान जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं, सारी दुनिया में है, इंडिया और पाकिस्तान में ज्यादा है, उनने शुरू किया इसको टेस्ट खेलना चाहिए, इसको टेस्ट खेलना चाहिए। हाँ, वो रणजी में अच्छा खेलते हैं, तो बात निकल पड़ी, तो ये उस धक्के से टेस्ट टीम में पहुंच गए। खेलेंगे, चांस कम है। गैरेथ बेल की कुछ बातें करेंगे और उसके बाद कुछ और आपके जो सवाल हैं, कुछ मोहम्मद रमजान का सवाल है, वो थोड़ा तवील उसका जवाब है, वो भी दे दूंगा। लेकिन वेल्स के गैरेथ बेल ने हर तरह की फुटबॉल से रिटायरमेंट ले ली, 2-4 बातें उनकी आपको बताऊंगा। गैरेथ बेल ने साउथहैम्पटन से खेलना शुरू किया, टॉटनहम में खेला, रियाल में खेला, फिर साउथहैम्पटन आए, फिर रियाल चले गए और अब रिटायर हो गए। वो 5 मरतबा चैंपियंस लीग जीतने वाली टीम के मेंबर रहे हैं विद रियल मैड्रिड। ही इज मोस्ट डेकोरेटेड ब्रिटिश प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल, वन ऑफ द मोस्ट। और हकीकत यह है कि वो फिर लॉस एंजेलिस एफसी से खेल रहे थे और बीच में रिटायर हो गए अब वो। और ये सारे मैंने कहा अमेरिका वगैरह जाते हैं पिछली बार, जापान जे लीग, चाइना खेलने के लिए, जैसे रोनाल्डो अरब गए खेलने रिटायरमेंट से पहले। वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने कहा था 64 साल के बाद वेल्स ने क्वालिफाई किया वर्ल्ड कप के लिए, और इन्हीं के 2 गोलों की वजह से किया था, बिल्कुल जो प्ले ऑफ था उसमें, कि अभी मैं सोचूंगा आगे भी खेलने की, लेकिन अब रिटायर हो गए, अब आगे नहीं सोचेंगे। पहले 2024 के क्वालिफायर्स में कह रहे थे खेलूंगा यूरो के, अब नहीं खेल रहे। 16 साल की उम्र में साउथहैम्पटन में आए, उसके बाद 6 साल टॉटनहम में रहे। और कमाल की बात है 2013 में दुनिया की हाईएस्ट रिकॉर्ड ट्रांसफर फीस
पे ये रियल मैड्रिड गए, जो 85 मिलियन पाउंड की ट्रांसफर फीस थी। तब का ये रिकॉर्ड था जो गैरेथ बेल को मिला। आप खुद सोचिए किस पारी के खिलाड़ी होंगे। 2018 का चैंपियंस लीग का फाइनल एक मेमोरेबल मैच है, रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल। रियल मैड्रिड की टीम हार रही है और उसके बाद गैरेथ बेल मैदान में आते हैं और एक ओवरहेड किक से गोल करते हैं, उसके बाद एक और गोल करते हैं और टीम को हारते हारते रियल मैड्रिड को चैंपियंस लीग जिता देते हैं। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट स्टनिंग एंड मेमोरेबल विक्ट्री ऑफ रियल मैड्रिड बिकॉज ऑफ गैरेथ बेल। वो कोपा डेल रे जो 2014 में जीता रियल मैड्रिड में, उसमें भी बार्सिलोना के खिलाफ इन्हीं ने गोल किया था। वेल्स का कैपिटल जो है कार्डिफ है, वहां विट चर्च है, उसमें एक चर्च की दीवार पे एक बड़ा म्यूरल बना है जिसमें गैरेथ बेल की तस्वीर है। और अपने बारे में गैरेथ बेल कहते हैं, आई फील इनक्रेडिबली फॉर्चुनेट टू हैव अचीव्ड माय ड्रीम ऑफ प्लेइंग फुटबॉल आई लव। It has truly given me some of the best moments of my life, the highest of highs over 17 seasons that will be impossible to replicate, no matter what the next chapter has in store for me. A legendary footballer, Gareth Bale. पिछले हफ्ते के कुछ की जाने बातें, ये देखिए, ये टिकट दिखाई थी हमने आपको, मैंने कहा था तस्वीर इसमें कौन से खिलाड़ी आपको नजर आ रहे हैं। ये टिकट 30/12/1971 को इजरा की गई, जब इंडिया ने वेस्ट इंडीज में और इंग्लैंड में पहली मरतबा हराया। उसके बाद उस मैच विनिंग टीम की कमेमोरेशन में ने ये कमाल किया है। और ये 20 पैसे की स्टैंप थी जिसमें अपरेंटली जो खिलाड़ी दिख रहे हैं आपको, इनके स्टाइल और पोज से और परफॉर्मेंस से, सनी गावस्कर, वेंकट राघवन, बसंत सिंह बेदी एंड फारूक इंजीनियर। क्योंकि ये लोगों ने कुछ प्रसन्ना लिखा है, ये जो ऐसा एक्शन है पूरा ऊपर से खड़े रह के, ये वेंकट राघवन का है। इसके बाद प्रसन्ना का थोड़ा शोल्डर डाउन और हाथ ऊपर वाला एक्शन था, तो वो नहीं है। चंद्रशेखर बिल्कुल नहीं है, उनका एक्शन ऐसा था, तो चंद्रशेखर नहीं है। तो ये मैंने कहा था पहचानिए इस तस्वीर में आपको क्या लगता है, किन का इंप्रेशन दिया गया है। बेदी तो आया है, उसके बाद वेंकट राघवन, गावस्कर एंड फारूक इंजीनियर। 3 सही जवाब। शबीर अहमद ऋषि, लथपुरा पुलवामा, शौकत अली आवानगुन पुलवामा, मुश्ताक लोन, तुर्कवांगम शुपिन। विनर थोड़ी देर में। अब मोहम्मद रमजान डार का मुगलपुरा कुपवारा से सवाल है कि मैच फीस इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की क्या होती है। आपने ओडीआई और वनडे का लिखा है, मैं टेस्ट की भी बता देता हूँ आपको, कुछ ममालिक की बताऊंगा, सबकी तो तवील हो जाएगा मामला। जो इंडियन खिलाड़ी है उसको 6 लाख रुपए मिलते हैं ओडीआई के, 3 लाख रुपए मिलते हैं T20 के और 15 लाख रुपए मिलते हैं टेस्ट मैच के। ये इंडिया का। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को मिलते हैं $20,000 टेस्ट मैच के, और ओडीआई के $15,000 और T20 के $10,000। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर अमेरिकन डॉलर से कम होता है। पाकिस्तानी खिलाड़ी को मिलते हैं, जो उनकी एवरेज बनाई गई है, 8,38,000 रुपए टेस्ट मैच के, 5,15,000 रुपए वनडे मैच के और 3,72,000 रुपए T20 मैच के। इंग्लैंड के खिलाड़ी की बात करते हैं, 14,500 पाउंड टेस्ट मैच के, 4,500 पाउंड वाइड बॉल क्रिकेट के। पाउंड की डिनोमिनेशन बहुत ज्यादा है डॉलर से। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी को अब हम कंपेयर करेंगे तो उनके खिलाड़ी को तकरीबन $5,500 पर मैच मिलते हैं टेस्ट मैच, और तकरीबन $2,500 वनडे के, और तकरीबन अगर आप देखेंगे $1,500 मिलते हैं एक T20 के। बाकियों से बहुत कम है। ये दिखाता है कि कितना बोर्ड कौन सा कमाता है और किसके पास कितने पैसे हैं। बाकियों का आप देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको मोहम्मद रमजान डार का जो सवाल था उसमें जवाब दे दिया। डार रूफ का सवाल लेंगे आगे। ये कहते हैं सर कि इस वक्त वर्ल्ड कप हॉकी इन प्रोग्रेस है, आपके इसके बारे में क्या कहना है, क्या इंडिया जीत सकता है? 48 साल के बाद ये जिंक्स तोड़ सकता है। 75 में वर्ल्ड कप जीता था इंडिया ने मलेशिया में, कुआलालंपुर में पाकिस्तान को 2-1 से हरा के। आप कहते हैं उसके बाद जीत सकता है। कमाल तो ये है कि वर्ल्ड कप हो रहा है, क्रिकेट मैच की बात हो रही है, फुटबॉल मैच दिखाए जा रहे हैं, दुनिया की बात हो रही है इंडियन मीडिया में सिवाय हॉकी के।
और जो चैनल इनको कर रही है इस वक्त लाइव टेलीकास्ट इन मैचेस का, वो भी अपनी 4th चैनल पे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी नहीं, 4th चैनल पे हॉकी के मैचेस दिखा रही है। तो पता ही नहीं है वर्ल्ड कप हॉकी का हो रहा है। और अगर आप कहते हैं कि आपको क्या लगता है इंडियन टीम जीत सकती है वर्ल्ड कप, मुश्किल है। दे कैन मेक टू द पोडियम एट द मोस्ट। पिछले डिफेंडिंग चैंपियन बेल्जियम है, वो अच्छा खेल रहे हैं। अर्जेंटीना एक थ्रेट है सीरियस। और उसके बाद जो देखा गया, हमने जो टीमें देखी, हॉलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, दे आर सीरियस कंटेंडर्स टू द वर्ल्ड कप। ये आगे एक और सवाल है डारूफ का, ये कहते हैं सरफराज खान शुड गो टू पाकिस्तान एंड मोहम्मद अब्बास शुड कम टू इंडिया टू गेट इनटू नेशनल टीम, दिस इज फ्रस्ट्रेटिंग फॉर देम एंड फैंस। वहां भी कुछ ठीक नहीं है कि वो खिला लेंगे, सरफराज खान जाएंगे, और यहाँ भी मोहम्मद अब्बास आएंगे तो उनको कोई खिला लेगा। यहाँ भी पॉलिटिसाइज्ड है मामला, वहां भी पॉलिटिसाइज्ड है मामला, ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपने तंज किया है, बात सब सही कह रहे हैं। अब्बास को कैसे भूल गए ये समझ नहीं आ रहा है। और कुछ लोगों के मैंने यहाँ वहां मेल देखे कि सरफराज अहमद के साथ जुल्म हो रहा है, वो अभी इस वक्त लिमिटेड ओवर्स टीम में नहीं है, वो सब जगह होने चाहिए थे। उनका ग्रेट कमबैक हुआ है, वसीम अकरम ने कहा ग्रेटेस्ट कमबैक है एवर सीन। वो जब भी कोई करता है तो खिलाड़ी ऐसे हर एक को ग्रेटेस्ट ही बोलते हैं, तो उन्हें भी ये बोल दिया है। फिर सोचने की बात है, सरफराज ने रन बनाए, अच्छी बैटिंग की, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्राइमरी काम क्या था, इस विकेट कीपर आए थे टीम में, वहां क्या किया? अगर रन नहीं बनाते वो तो पाकिस्तान मैच हार गया होता उनकी कीपिंग की वजह से। इतने कैच और स्टंप छोड़े उन्होंने मैचेस में। तो हमें दोनों साइड से देखना पड़ेगा। और कोई अनलकी नहीं थे, ही वाज नॉट परफॉर्मिंग व्हेन ही वाज ड्रॉप्ड एंड रिजवान वाज परफॉर्मिंग, कोई ऐसी बात नहीं है। और मैंने पहले भी कहा, अब कुछ और लोग शुरू हो गए 2 हफ्ते बाद, ये दोनों पाकिस्तान की टेस्ट टीम में खेल सकते हैं। रिजवान कीपिंग करेंगे और अच्छे बैट्समैन है, सरफराज बैट्समैन खेलेंगे, इज अ गुड बैट्समैन, तो कौन सा इशू है? इन दो को आपस में टकराने की क्या जरूरत है? और कुछ फेक वीडियोस भी आए हैं पाकिस्तान में बाबर आजम के बारे में, और यहाँ से लोगों ने लिखा है, कुछ प्लेयर्स ने भी कहा है कि ये शर्म की बात है कि यहाँ से जनरेट हो रहे हैं उनके कुछ फेक वीडियोस, कुछ वो आवाज डॉक्टर की हुई, कुछ गलत चीजें। ये मैंने जितना इंडिया और पाकिस्तान में देखा, बाबर आजम और कोहली और ये और वो, और गंदगी की लेवल तक, बाहर भी ऐसा होता है लेकिन इस लेवल तक कोई नहीं जाता है। ये तो कुछ एक यानी इंतहा है जिसपे चले गए दोनों साइड से लोग। ये दोनों ममालिक में स्पोर्टिंग स्पिरिट की बहुत कमी है। एक मामला जो बहुत तूल पकड़ रहा है आजकल, वो है कि बॉलर एंड से रन आउट करने का बैट्समैन को, अगर उसने क्रीज छोड़ी है, और बहुत ले दे हो रही है इस पे। पहली बात, यह गैर कानूनी नहीं है, इट्स लीगल टू गेट अ बैट्समैन आउट। दूसरी बात ये कि वार्निंग देना कहीं कानून में नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि वह नॉन स्ट्राइकर अनड्यू एडवांटेज ले रहा है, वो 1 गज पहले बाहर निकल रहा है, वो सब तक ठीक है। लेकिन दूसरी हद इसकी यह है कि बॉलर पूरी कोशिश करे, यहां तक आए, हाथ घुमाने के बाद वेट करे और फिर रन आउट करे, तो वो बेईमानी है। लेकिन अब वो भी हो रहा है। लोगों ने बहुत सी चीजें सामने रखी हैं, माहिरीन ने, क्रिकेट प्लेयरों ने, उन्हें लिखा है कि जब ऐसे अंपायर देख ले तो अंपायर उस बॉल पे रन डिटेक्ट करे बैटिंग साइड के, कि ये जो एडवांटेज ले रहा है इसको पेनल्टी इतने रनों की है। क्योंकि थर्ड अंपायर भी देख रहा है, वो बताएगा ये पहले निकल गया बॉल करने से। लेकिन ये क्या कैसे एप्लीकेबल होगा, इसका इस्तेमाल कैसे होगा, और कितनी बार गेम इंटरप्ट होगी, ये भी सोचने की बात है। लेकिन ये सही है, आउट आप कर सकते हैं, और बैट्समैन को क्रीज में रहना है जब तक बॉल हाथ घूम जाए और क्रीज से बाहर निकले। हमारे जमाने में भी ऐसे हम बैट अंदर रखते थे और एडवांटेज लेते थे, खुद 1.5 गज बाहर रहते थे, बैट अंदर रखते थे, तो यू कैन टेक दैट एडवांटेज। आप 2 गज खुद ही पैदल ही निकल गए तो दैट्स नॉट एन एडवांटेज, यू आर चीटिंग द बॉलिंग साइड। अच्छी सी खामोशी रहेगा, ज्यादातर उम्मीद यही है इस मामले में भी। अब आगे बढ़ेंगे हम और पिछले हफ्ते के क्विज के विनर की बात करेंगे। शौकत अली आवानगुंड पुलवामा से पिछले हफ्ते के क्विज के विनर, बहुत बहुत मुबारक शौकत अली, आप विनर हैं पिछले हफ्ते के KKMS क्विज के। और ये है आज का क्विज।
मिलते रहेंगे खेल के मैदान से। खुदा हाफिज।